नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तब उस टाइम पे मैंने अपनी जो तैयारी कैसे किया है। और वीडियो 7-8 मिनट का होगा जिसमें मैं अपना पूरा प्रिपरेशन का तरीका बताऊँगा कि जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैंने कैसे किया था, और उन सब चीज़ों से सीख के आप अपने प्रिपरेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम एक बार में क्लियर किया जा सकता है। 2015 में मैं पहली बार मजाक में अपीयर हुआ था। उस टाइम में मैं फेल हो गया था। 2016 में फाइनली मेरे को सफलता मिली। और ऐसे में 2016 में जो मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी थी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे शायद आप कुछ निष्कर्ष निकाल पाओ। और अगर आप भटकते रहते हो, बार बार भटकते रहते हो कि कैसे प्लान किया जाए, कैसे पढ़ाई किया जाए, तो उन सब चीज़ों से सीख के कुछ इसमें से अगर आपको अपने काम की बात मिल पाए तो इसको अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वही है कि एसएससी सीजीएल की तैयारी बुद्धिमानी से कैसे करें। कुछ 5 स्टेप है जो मैंने अपनाए थे, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करना चाहिए। किसी भी एक ऑर्डिनरी बच्चे को, बुद्धिमान बच्चे को, किसी भी उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड उस बच्चे को कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए, ये मेरे हिसाब से लगभग सभी पे फिट होता है अगर वो एग्ज़ाम की तैयारी सही से करना चाहते हैं। जैसे कई बार बच्चा 8 महीने में, 10 महीने में एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है अपनी प्रिपरेशन से। कई बार ऐसा होता है कि 3-4 साल प्रिपरेशन में लग जाता है और उसके बाद कहीं जाके उसका एग्ज़ाम क्लियर हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि बीटेक के बहुत सारे बच्चे हैं, 6-6, 7-7 साल हो गए तैयारी करते करते, उन तक का एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो आप इस प्रोसेस को एक बार अंडरस्टैंड कर लो और शायद इससे आपको कुछ सीखने को मिल जाए। मैंने पॉइंटर्स के फॉर्म में बनाया हुआ है कि जो सबसे पहला स्टेप है मेरा, जो था, जो मैंने अपनाया था कि अपने को तैयारी कैसे करनी चाहिए थी, कुछ ये तरीका था जो है। तो हाउ आई प्लान्ड माई प्रिपरेशन, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ मैंने अपना कैसे प्लान किया हुआ था। उस हिसाब से आप अपने को देख लो कि इसमें से कुछ आपके काम की चीज़ें कि नहीं है। सबसे पहले जैसे मान लो हम सीजीएल का एग्ज़ाम जान रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो अपने को सबसे पहले तो यार यही पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली मिस्टेक यही होती है कि हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें यही नहीं पता चलता है कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में कितने फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं और एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता है। जैसे आपको पता है कि अगर आज के समय में आप देखो तो ये आपके 2 फेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 क्वालिफाई हो गया है और फेज़ 2 का आपका स्कोर जुड़ने वाला है। फेज़ 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं और वही फेज़ 2 में जाता है। बाद में कंप्यूटर भी और ऐड हो जाता है आपके सब्जेक्ट के फॉर्म में। और यही आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ये 4 मेन सब्जेक्ट है जो आपके आते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस, ये 4 ही सब्जेक्ट आते हैं। लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो कहने का मतलब हमें सब्जेक्ट तो पता चल जाता है, फिर सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यही सब्जेक्ट है, अलग अलग वनडे एग्ज़ाम्स में आते हैं और वनडे एग्ज़ाम में तो क्या सभी जो सिलेबस पढ़ते हो एक बार पढ़ा आपने सारा वनडे एग्ज़ाम दे सकते हो? नहीं। जो उनके क्वेश्चन पूछने के पैटर्न होते हैं, जो तरीके होते हैं, हमेशा उनके अलग अलग होते हैं। तो आपके टॉपिक के नाम आपको देखना पड़ेगा कि एसएससी में मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और किस किस डेप्थ के साथ वो क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस समझना पड़ेगा, रीजनिंग का पूरा सिलेबस समझना पड़ेगा और जीके जीएस का पूरा सिलेबस समझना पड़ेगा। इसके लिए आप कैसे एनालाइज करोगे? एक होता है आपका थ्योरी का सेक्शन, एक होता है प्रैक्टिस का सेक्शन। थ्योरी का सेक्शन स्टैटिक पोर्शन होता है जो लगभग सभी एग्जाम के लिए कॉमन ही रहता है, लेकिन जो उसके प्रैक्टिस का सेक्शन होता है वो प्रैक्टिस का सेक्शन एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। तो इसके लिए मैंने क्या काम किया था, मैंने पिछले सालों के पेपर उठाए थे। वैसे तो मैंने पिछले सारे सालों के पेपर उठा के प्रॉपरली एनालाइज किया हुआ था, लेकिन आपको कम से कम में 5 साल के जो है पेपर एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि पिछले 5 सालों के पेपर कैसे रहे हैं। मिनिमम 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लगा सको उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। फिर उसके बाद मैंने एक काम डिसाइड किया था कि मैं कितना डिसिप्लिन स्ट्रक्चर से दिन के कितने घंटे पढ़ सकता हूँ। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने सबसे पहले काम किया, अपने डिसाइड किया यार कि भाई देखो एग्जाम निकालना है तो आपको 8 से लेकर 10 घंटे डेली तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और एग्जाम के समय और ज़्यादा पढ़ना है, उस वक्त 12-14 घंटे भी पढ़ना है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर 8-10 महीने पढ़ाई कर रहे हैं तो 8-10 घंटे में रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है। ये बहुत बेसिक चीज़ें थी जो अपन ने फिक्स की कि अपन तैयारी करते वक्त ये अपन फिक्स करके काम करेंगे। तो अपन ने 8-10 घंटे का एक रूटीन बनाया कि 8-10 घंटे हम डिसिप्लिन चलेंगे। मतलब कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, 8-10 घंटे जो है पढ़ाई करनी है। तो एक आधी तूफान जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हमको आइसोलेट करना होता है अपने आप को।
हमारी पढ़ाई के अलावा जितनी भी इररिलेवेंट चीज़ें हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे घर में शादी हो, चाहे दोस्तों का बुलाना हो, चाहे किसी तरीके का हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे ABCD कुछ भी हो। उस टाइम पे मैं रिलेशनशिप में था जब मैं तैयारी कर रहा था। अभी मैं मैरिड हूँ उसी लड़की के साथ, लेकिन उस टाइम पे मैं रिलेशनशिप में था। तो अपनी तैयारी के दौरान मैंने अपनी रिलेशनशिप 1 साल के लिए कट कर रखी थी। मैंने टाइम मांग रखा था कि 1 साल तक जो है आपको कहीं घूमना हो तो घूम फिर आओ, टहल आओ, किसी और के साथ घूमना फिरना हो तो टहल आओ, 1 साल का समय दे दो। क्योंकि मैं जानता था अगर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो तुम वैसे मेरे घर नहीं आने, किसी और पड़ोसी के चले जाने। तो इससे बेटर ये है कि 1 साल के लिए तुम पड़ोसी के यहाँ घूमो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम निकल आ जाएगा तो वैसे ही मेरे घर आ जाओगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एक तो हमारी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा इशू रहता है। इस एज में लगभग सभी लोग रिलेशनशिप में ही रहते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसा एक आधी बच्चा होगा जो रिलेशनशिप में ना हो, तो उसे कट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों से हमेशा आता है चल यार पर दिन भर तो पढ़ ही रहा है, शाम को चाय की चुस्की ले ले, फिर वो 10 मिनट में घूमते घूमते निकल जाता है। फैमिली में बहन की शादी है, दूसरे की बहन की शादी है और रिलेटिव की शादी है, जाना ज़रूरी है। मम्मी पापा बोलते हैं एक दिन चला आ जाए, इसकी पढ़ाई में कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा। मैंने अपना सब कट कर लिया था यार। 2016 की तैयारी में मेरी खुद की बहन की शादी थी। यकीन जानो मैंने अपनी खुद की बहन की शादी काट दी थी। खुद की बहन का मतलब यह है कि वैसे हम 3 भाई हैं, तो मेरी वैसे कोई सगी बहन नहीं है कहने के लिए, पर मौसा कि मेरी 2 बेटियां हैं, पर वो हमारी सगी बहन से भी बड़ी है। हम हमेशा सपना देखते थे कि बहनों की शादी में ये करेंगे वो करेंगे, और मेरे एग्ज़ाम के बीच में मेरी बड़ी बहन की शादी आ गई और मैं शादी में भी नहीं गया हूँ। यकीन जानो मैं इतना आइसोलेट मैंने अपने आप को रखा था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितना अपने आप को अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेट करते हो, कितना अपने आप को आइसोलेट रखते हो। बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल हो गया, उनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब जब कंटेंट राइटिंग की जॉब अपन यहाँ पे निकालो ना माई पाठशाला में, तो बच्चा आ जाता है, बैकग्राउंड पूछो तो पता चला बीटेक निकलता है, उम्र हो गई उनके 28 साल 29 साल, पूछो कब से तैयारी कर रहे हैं तो बीटेक के 2nd ईयर से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक जो है उनका रिजल्ट नहीं निकला है। और बच्चा भी बहुत ब्रिलियंट है। क्या हो रहा है? मतलब वही चीज़ है कि ये जो डिसिप्लिन है ना, ये जो आइसोलेशन है, उनसे हो नहीं पा रहा है। ये हर साल उनके साथ होता है, कुछ ना कुछ ऐसे ही होता रहता है जो चलता रहा है। मेरे पास अभी भी कम से कम 20-25 बंदे तो ऐसे हैं जो मेरे सराउंडिंग में हैं, जिनका कुछ नहीं हो पा रहा है। हम समझाए थक जा रहे हैं, फिर वो समझ नहीं रहे। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए ज़्यादा बेहतर, जिसको नहीं समझ में आई उसके लिए तो फिर उसका कल्याण रखने वाला है, भगवान भरोसे है, वो अपने भरोसे है, बाकी का कुछ नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये चीज़ मैंने अपने लिए डिसाइड की कि भाई ये तो मैं अपने आप को बिल्कुल काट के रखूँगा। 8-10 घंटे डेली पढ़ूंगा, पिछले सालों के सारे पेपर देख लूँगा और सब्जेक्ट ऑफ सिलेबस को एनालाइज कर लिया। क्योंकि देखो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा ठीक था, एचबीआई कानपुर से बीटेक रहा हूँ, तो अपने को ये चीज़ एनालाइज करने बहुत पहले ही आ गई थी IIT की तैयारी करते वक्त ही। तो ये चीज़ हम कर पाए। बहुत सारे बच्चे BA के ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट और सिलेबस को सही से एनालाइज नहीं कर पाते, तो उन्हें किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी, यूट्यूब की वीडियोज़ देखनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मतलब उनको गाइडेंस की नीड पड़ती है। पर बीटेक वाले बच्चे थोड़े मैच्योर होते हैं और थोड़े ज़्यादा लापरवाह भी होते हैं। उनका रिजल्ट पहले निकल भी सकता है और पहले नहीं भी निकल सकता, ये भी बात है। अगला, जैसे ही आपको सब्जेक्ट पता चल जाए तो सबसे पहले तैयारी के दौरान टाइम टेबल बनाते वक्त कोई एक सिंपल सा सब्जेक्ट पिक कर लो। जैसे मैंने बोला कि मैंने सब्जेक्ट पिक किया, मेरा मैथ सबसे अच्छा था, तो मैंने कहा मैथ सबसे पहले कवर कर लेते हैं। मैथ सबसे पहले कवर कर लिया, मैंने इसको किया, मेरे को सिलेबस पता चल गया कि भाई इसके 24 चैप्टर आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैंने एक चैप्टर निकाला, मान लो मैंने नंबर सिस्टम निकाला। मैंने ये देखा कि नंबर सिस्टम में कितने कंसेप्ट आते हैं, तो तकरीबन 14 से लेकर 15 कंसेप्ट नंबर सिस्टम में आते हैं। मैंने वो 14-15 कंसेप्ट के वीडियोज़ इकट्ठा किए। अब वीडियोज़ कैसे इकट्ठा कर सकते हो? वीडियोज़ इकट्ठा करने के लिए 2 पार्ट होती है, एक होता है आपका यूट्यूब और एक होता है आपका पेड कंटेंट। किसी टीचर का आप डायरेक्टली पेड कंटेंट ले लो जिसमें ये पूरा का पूरा 14-15 कंसेप्ट मिला है, तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। तो पेड कंटेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम फाइनेंशियली साउंड होते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियली साउंड नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी है, तो हम यूट्यूब के कंटेंट पे रिलाई करते हैं। हमारे समय पे यूट्यूब पे कंटेंट कम अवेलेबल था, तो उस टाइम पे हम यूट्यूब की जगह बुक्स पे रिलाई करते थे। तो मैंने अपने समय पे सीधा हम बुक्स पे रिलाई करते थे। 2015-16 में इतना यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल नहीं था जितना आज के समय में है। आज के समय में यूट्यूब पे खूब वीडियो है। आज के समय का चैलेंज ये है कि आपको नंबर सिस्टम के 14 कंसेप्ट ढूंढने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो सबसे बुद्धिमानी वाली बात ये होती है कि अगर हमारे जेब में पैसे हैं तो कोर्स बड़े सस्ते होते हैं। किसी अच्छे एजुकेटर का, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म का कोर्स खरीद के आप डायरेक्टली वो 14-15 कंसेप्ट की वीडियो देख लो। सबसे सही तरीका तो ये होता है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। इसके बाद आप पिछले सालों के 5 सालों के नंबर सिस्टम पे आए हुए सारे क्वेश्चन कम से कम में प्रैक्टिस कर लो। इससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से 1 by 1 करके आप 24 के 24 चैप्टर कंप्लीट कर लो। और जब आप एक सब्जेक्ट ये सीख जाओगे और एक चैप्टर सीख जाओगे तो दूसरा चैप्टर उसी तरीके से कर पाओगे, तीसरा चैप्टर कर पाओगे, चौथा चैप्टर कर पाओगे और पूरा का पूरा वो वाला सब्जेक्ट पूरा सीख जाओगे। यही काम आप इंग्लिश में कर लो, यही काम आप रीजनिंग में कर लो, यही काम आप जीएस पे कर लो। जीएस थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन प्रोसेस सिमिलर रहने वाला है, आपको यही इस्तेमाल करना है। जब ये इस्तेमाल करोगे तो एक तरीके से आपका इंटायर सिलेबस कवर हो जाता है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस कवर करना पड़ता है। जब आप सिलेबस कवर करते हो तो अगला जो सेक्शन होता है वो आपको ध्यान रखना होता है कि जैसे मान लो चैप्टर 1 आपने सीखा,
चैप्टर 2 सीखा, चैप्टर 3 सीखा, चैप्टर 4 सीखा। तो जैसे चैप्टर 4 सीखते हो ना तो चैप्टर 1 जो है ये वॉश आउट होना चालू हो जाता है। दिमाग में बहुत बड़ा सा छेद है, मतलब जिसको हम भूलने की आदत बोलते हैं। जैसे टंकी में एक होल कर दो तो पानी निकलता रहता है, ऊपर से डालो नीचे से निकल रहा है, वैसे दिमाग में भी होल है। तो आप पहला चैप्टर सीखोगे, दूसरा चैप्टर सीखोगे, तीसरा, चौथा, बहुत सारा डेटा हो जाता है। जैसे डेटा हो जाता है तो ये वाला जो चीज़ होता है ना भूलने लगता है। तो ये पूरा एक साथ याद रखा जाए, इसके लिए आपको रिवीजन का एक प्रोसेस सेट करना होता है। रिवीजन का प्रोसेस सेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप डेली रिवीजन करो, आप 2 घंटे एलोकेट कर लो कि जो आप दिन का पढ़ रहे हो वो 2 घंटे आप रिवाइज करोगे। एक तो ये प्रोसेस होता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप फ्राइडे सैटरडे को रिवीजन का समय रख लो और मंडे से लेकर थर्सडे तक आप आगे पढ़ने का काम कर लो। तो मंडे से लेकर थर्सडे तक आप नए कंटेंट को ग्रहण करो और फ्राइडे सैटरडे को आप रिवाइज करो। जब तक ये चीज जो आपका लीक हो रहा है ना, जब तक आप इसको स्टोर नहीं करोगे, मतलब इसको रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चों को देखोगे कि वो आगे पढ़ते हुए चले जाते हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 24वां चैप्टर मैथ का कंप्लीट हो गया। फिर आपको पता चल रहा है कि आपके स्कोर नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि इसमें से थोड़ा उड़ा, इसमें थोड़ा उड़ा, इसमें थोड़ा उड़ा, इसमें थोड़ा उड़ा, इसमें थोड़ा उड़ा, आखिरी जो चैप्टर पढ़े हुए हो तो तुरंत का उसी का थोड़ा नहीं उड़ा हुआ होता है, तो सबका थोड़ा थोड़ा उड़ जाता है। ये जो थोड़ा थोड़ा फुर हो जाता है, इसी को रिटेन करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ता है, कंटिन्यूअस रिवीजन का प्रोसेस सेट करना पड़ता है ताकि ये डेटा पूरा मेमोराइज रखें। ये आप दोनों में से कोई एक प्लान वो करके कर लो। मैं डेली रिवीजन करता था। मेरा जो तरीका ये था कि जैसे मैं 2 घंटे दिन के पढ़ता था तो 1.5 घंटा में नया कंटेंट पढ़ता था। पहला 30 मिनट में क्या काम करता था, जो मैंने पिछला पढ़ रखा, जैसे मान लो मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मेरा दूसरा दिन है नंबर सिस्टम पढ़ने का, तो मैंने पहले दिन वाला रिवाइज कर लिया। अगर आज मेरा तीसरा दिन है तो पहले दूसरे दिन वाला रिवाइज कर लिया। अगर आज मेरा चौथा दिन है तो पहले दूसरे तीसरे दिन वाला रिवाइज कर लिया। रिवाइज करके फिर पढ़ता था। तो आगे पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करता था। ज़्यादातर जो बच्चों के स्कोर बन रहे हैं, जो रैंक बना रहे हैं, वो रिवीजन बहुत करते हैं। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा डेटा स्टोर हो जाएगा। नई चीज़ पढ़ो, पुरानी चीज़ भूल जाए, इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन का प्रोसेस सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते वक्त आपको नोट्स बनाने सही से आना चाहिए। अगर आपको सही से नोट्स नहीं बनाने आता है तो भी बहुत बड़ा इशू है। नोट्स आपको हमेशा देखना होगा जो आप पढ़ रहे हो, जब आप रिवाइज कर रहे हो, जो चीज़ आप भूल रहे हो, एक कॉपी लेके रखना होता है कि नंबर सिस्टम में ये वाला पॉइंटर भूल रहे हैं, ये वाला पॉइंटर भूल रहे हैं, ताकि रिवाइज करते वक्त आपको पूरा रिवाइज ना करना पड़े। जो चीज़ें भूल रहे हो सिर्फ उसी चीज़ों को नोट करते हुए चलो और उसी चीज़ को अलग से बार बार रिवाइज करते हुए चलो। एक चीज़ को कई बार पढ़ने से वो चीज़ें याद हो जाती है। तो रिवीजन का पूरा प्रोसेस सेट होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 था जिसको मैंने प्रॉपर डिज़ाइन कर रखा था। इस पर बहुत पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो बहुत वायरल हुआ था, जो माइंड बॉल का कंसेप्ट के नाम से फेमस भी रहा है 17-18 सेशन वाले बच्चों के बीच में। मेरी वीडियोस भी इंग्लिश की बहुत चली है। जब मैंने पढ़ाया था 2000 सिलेक्शन के बाद 2017-18 में 1-1 मिलियन उसके व्यूज़ गए थे। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई थी उस टाइम पे। अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है सेक्शनल टेस्ट का। जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली, तो थ्योरी पढ़ने के बाद अपने को कभी ये पता नहीं चलता है कि अपन का स्कोर सही से बनेगा नहीं बनेगा। जैसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में नाउन पढ़ रहे हैं, तो अपने को क्या करना होता है कि जब हम चैप्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं उस वक्त फुल लेंथ टेस्ट नहीं देना होता, उस वक्त सेशनल टेस्ट देना होता है। नंबर सिस्टम में जैसे पिछले 5 साल का पेपर दे रहे हो, तो इसके लिए सबसे सही तरीका है या तो आप किताब खरीद लो, अगर आपको फिजिकल कॉपी से प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। अगर आपको डिजिटली करना होता है तो आप क्विज देख लो, जहाँ पे क्विज अवेलेबल हो वो सारे के सारे क्विज से आप प्रैक्टिस कर लो। नंबर सिस्टम के 200-300 क्विजेज जहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बने हो, तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप क्विज प्रैक्टिस कर लो। बुक्स अगर फिजिकल कॉपी करते हो तो जिस बुक्स में नंबर सिस्टम के 300-400 क्वेश्चन दिए हैं, वो नंबर सिस्टम के 200-300-400 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पर वो चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस करो। इसी तरह नाउन के मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, प्रोनाउन के मल्टीपल क्वेश्चन पढ़ लो। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो सेक्शनल टेस्ट कंटिन्यूअसली आपको थ्योरी कंप्लीट करते वक्त देना होता है। इसके बाद का अगला जो प्रोसेस होता है, जब आपका 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना होता है। आइडली ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने 1 महीने पढ़ाई कर ली, सबसे पहले टेस्ट दे लेते हैं। टेस्ट देना हो, दे लो कि आप कहाँ पे आज स्टैंड कर रहे हो, आप जान लो। क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपके स्कोर कभी भी नहीं बनेंगे, फ्रस्ट्रेशन और आएगा। तो पहले राउंड में 75% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करो। टेस्ट देना, जब पहला टेस्ट देते हो तो आप स्कोर देखो कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, मतलब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद ये देखो कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, मतलब क्या चीज़ आपको नहीं आ रहा है, आपके स्कोर क्यों कम नहीं आ रहे। जैसे मान लो आपने टेस्ट दिया, 200 में आपके बने जो है 130 नंबर, 130 का तो आपको आ रहा है, पर आपको यह भी पता करना है कि इतना 70 का नहीं आ रहा है। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, ये आपको देखना है, ये आपको फोकस करना है। 70 नंबर जो नहीं आया, इसके सारे क्वेश्चन निकालो, कितने मैथ के हैं, कितने रीजनिंग के हैं, कितने जीएस के हैं और कितने आपके जो है
इंग्लिश के हैं। और इसके बाद ये देखो कि आपकी जो मिस्टेक है वो मिस्टेक किस तरीके की मिस्टेक है। एक मिस्टेक होती है जिसको हम सिली मिस्टेक बोलते हैं कि हमने पढ़ तो रखा, हमको याद तो आ रहा है, हमने कैलकुलेशन तो की है पर ऑप्शन गलत मार दिया है, या थोड़ी सी चीज़ भूल गया उसकी वजह से गलत हो गया है, या तो ऐसा हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट ही नहीं आया है। अगर कंसेप्ट नहीं आया है तो भी वो नोट करो, अलग से एक कॉपी में निकाल लो, उसके सोल्यूशन देख लो और एक नोटबुक रखो मॉक टेस्ट देते वक्त कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट का क्वेश्चन इसमें मिला था, मेरे को नहीं आया, एक कंसेप्ट मेरे को सीखना है। ये हो गया नई चीज़। एक सेक्शन हो गया कि जो आपने पढ़ तो रखा है भूल गया है। अगला हो गया रिवीजन का प्रोसेस कि वो आपको रिवाइज करना है, वो भी आपको नोट करना है क्योंकि आप इसे भूल गए हो, उसको रिपीट करना है। तो इस जो 70 नंबर नहीं बने ना, वो 70 नंबर का सेक्शन आपको अलग से रखना पड़ता है। तो ये टोटल 5 स्टेप का प्रोसेस था और इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस रिपीट करना है। जब आपका एक बार 100% सिलेबस कवर हो जाए फिर आपको एक नए तरीके का रिवीजन का प्रोसेस सेट करना रहता है क्योंकि अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। रिवीजन करते वक्त नए तरीके से पढ़ाई करने से कम 60% कम टाइम लगता है। तो जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो रिवीजन के साथ बहुत सारा टेस्ट देना होता है, बहुत सारा टेस्ट देना होता है। तब आप हर रोज एक टेस्ट दो, प्री के टेस्ट दो, मेंस के टेस्ट दो, कंटिन्यूअस टेस्ट दो और टेस्ट को कंटिन्यूअस एनालाइज करते रहो। इतना पूरा काम जब मेहनत से करते हो ना तो आप देखोगे कि आपकी स्कोर 170 नंबर, 180 नंबर 200 में फेज 1 में बनने लगते हैं। जब आपके 170 180 नंबर बनने लगते हैं ना, इसका मतलब ये हो गया कि चाहे प्री करा लिया जाए आपसे, चाहे मेंस करा लिया जाए, दोनों एग्जाम के लिए आप मानसिक रूप से रेडी हो और आज के दिन आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये कंटिन्यूअस आपको मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है। लेकिन ये 5 के 5 स्टेप जैसे मैंने 10-12 मिनट में आपको बता दिया, ये उतना आसान नहीं है। इसको पूरे साल भर तक इंप्लीमेंट करना है। तो जो सबसे बड़ा मतलब जो हर्डल आता है वो मैं बता देता हूं क्या आता है। सारा प्रोसेस आसान है, सब इजी स्टेप है। 8 से 10 घंटा डेली बैठना ये डिफिकल्ट काम है और अपने आप को आइसोलेट करना ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। सब्जेक्ट सीखना आसान काम है, स्कोर बनाना आसान काम है, इंप्रूवमेंट करना आसान काम है, लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट काम है वो 2 बातें है। एक तो 8-10 घंटा डेली पढ़ाई करना, दूसरा अपने आप को आइसोलेट रखना। ये दोनों चीज़ें नहीं होती है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर इतना सब कुछ बताया तो सर रिसोर्स बता दो कि कहाँ रिसोर्स मिल जाएगा। तो देखो मैं आपको एक अपने हिसाब से रिसोर्स बता रहा हूँ जो मेरे को जेन्युइनली बहुत सही लगता है कि ये सारा का सारा कंटेंट आपको पूरा सिलेबस एसएससी सीजीएल का एक जगह पे मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप माई पाठशाला का ऐप डाउनलोड कर लो, सारा का सारा सिलेबस आपका स्ट्रक्चर कंटेंट के फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है ना। अगर आप किसी के नाम पे नहीं जाओगे और सिर्फ अगर कंटेंट पे फोकस करोगे तो सारा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट माई पाठशाला के ऐप में बना हुआ है। ऐप की रेटिंग भी देखोगे तो 4.5 रेटिंग है, बेस्ट रेटेड ऐप है। और किसी भी कोर्स की रेटिंग देखोगे ना तो 4.7 रेटिंग है। ये माई पाठशाला ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप एक बार इंस्टॉल करो, वहाँ पर जाओगे, कोर्सेज के ट्रायल रन भी होंगे, वहाँ से आप ट्रायल रन भी ले सकते हो। और दूसरा तरीका यूट्यूब है, जो भी आपको चैप्टर सीखना है यूट्यूब पर सर्च करो, कॉन्टेंट इकट्ठा करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये एक तरीका हो सकता है। मैं हर रोज़ आपको मैथ्स का एक वीडियो लेक्चर बना के अपलोड करता हूं। आप माई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी मैथ्स की पूरी वीडियोस भी देख सकते हो। आजकल मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं और एक एक चैप्टर को, थ्योरी को पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। जिस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया इसी स्ट्रक्चर में पूरे के पूरे कोर्स को अपलोड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और शाम को मिलते हैं अपने धुआं धड़ाम वाले मैथ्स के लेक्चर के साथ।